एक हफ्ते तक मैंने वो माथा धोया नहीं। वाह। एक हफ्ते तक उसको ऐसे ही रख के और फिर नहाती थी कि अरे बाप रे, ये तो मीना कुमारी जी ने मुझे छुआ है। लुंगी में मेरा पाँव फंस गया था तो मैं गिर गया। तो मैं किसी जर्नलिस्ट को बताऊंगा कि राजेश खन्ना का पाँव, तो अगर मैं जरा सा लगा रहा हूँ तो तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है। शेखर कपूर जो है अब मासूम 2 Yes. बनाने जा रहे हैं और इतने सारे सालों के बाद नसीरुद्दीन शाह और मैं दोबारा काम कर रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं नसीर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी जावेद अख्तर के मुकाबले में, और वो जो है मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे अपनी बीवी रत्ना के साथ। मीता जी की बात निकली है तो आप दोनों की कई फिल्में आप लोगों ने एक साथ जी। की थी, एक कमेंट्री थी आपके बीच में, लेकिन मीडिया जो थी उस जमाने में दोनों को राइवल्स मानती थी। जी क्या क्या था, कैसा था, हाउ वाज योर बॉन्ड? नहीं, देखिए कुछ राइवलरी तो थी। सो हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम, और इस वक्त आज हमारे साथ जो बैठी है इनके लिए इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है। नेशनल एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं, इतने सारे बाकी के अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, मतलब द खिताब इज ऑन एंड ऑन। बट टुडे इज अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज इस साल इनके पूरे 50 साल कंप्लीट हो रहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ग्लोरियस 50 इयर्स ऑफ दी लेजेंडरी दी ओजी शबाना आजमी जी। शुक्रिया बहुत बहुत। मगर मुझे हमेशा थोड़ा डर लगता है कि जब इतना ज़्यादा कहा जाता है कि 50 साल 50 था, तो आपका फिर ये उम्मीद ही होगी कि एक बुद्धि और चलते हुए आएगी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि नहीं, अभी तो 50 और हैं इंशाल्लाह। रॉकी और रानी में तो हमने देख लिया, और उसके बाद 50 के 100 साल और। बट शबाना मैम, शुरुआत करते हैं। लेट्स गो बैक टू दोस गोल्डन, यू वर बोर्न इनटू अ इलस्ट्रियस फैमिली। कैफी आजमी साहब, दी कैफी आजमी साहब, जी। पोएट, लिरिसिस्ट, बहुत कमाल के गाने लिखे, कमाल की चीज की। मॉम थिएटर आर्टिस्ट, इतने कमाल के फैमिली में, इतने कल्चर्स के साथ, मुझे वो जानना है, वो पहली फिल्म वाली जो मेमोरी, एक फिल्म देखने जाना, उस टाइम पे मूवी वॉचिंग वाज अ फैमिली थिंग, सब साथ में मिलके जाते थे, या कभी स्कूल से भाग के आप गए होंगे या कभी देखी होगी, तो एक वो फिल्म मेमोरी या कोई एक्टर के साथ या फर्स्ट मुलाकात, वो कुछ बताइए। एक्चुअली फिल्मों का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, थिएटर और शायरी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जी। लेकिन मुझे याद है कि मुझे मीना कुमारी जी बहुत पसंद थी। तो विश्वामित्र आदिल जो राइटर थे और हमारे बिल्कुल पड़ोसी थे, बहुत करीब थे, तो वो जा रहे थे मीना कुमारी से मिलने। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। मुझे बुखार था लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा मैं चलूँगी। तो वो लेकर गए। तो जब वो आई कमरे में तो उनके कुछ गीले बाल थे और खुले हुए, और ज़रा भी मेकअप नहीं। उन्होंने एक आसमानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मैं 12-1 साल की थी उस वक्त, या शायद उससे भी छोटी। तो आदिल साहब ने कहा कि ये शबाना आज़मी है, ये कैफ़ी साहब की बेटी हैं, और ये इसके बावजूद कि उनको इतना बुखार है वो फिर भी आपसे मिलने के लिए आई। तो उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या किया बेटे, और अपना हाथ जो है वो मेरे माथे पे रखा, ये देखने के लिए कि कहीं तप तो नहीं रहा है। एक हफ्ते तक मैंने वो माथा धोया नहीं। एक हफ्ते तक उसको ऐसे ही रख के और फिर नहाती थी कि अरे बाप रे, ये तो मीना कुमारी जी ने मुझे छुआ है। बस यही एक फैन मोमेंट मेरा रहा है। बट फिल्में कौन सी देखती थी? आई हर्ड दैट दिलीप कुमार साहब के आप बहुत बड़े फैन थे, यूज्ड टू वॉच दिलीप साहब मच लेटर। देखिए स्कूल में जो है ना, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे क्वीन मैरीज में, तो वहाँ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था फिल्मों का। फिर जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो पता ये चला कि वहाँ अंग्रेज़ी थिएटर ग्रुप तो है लेकिन कोई हिंदी का थिएटर ग्रुप नहीं है। तो फ़ारूक शेख मेरे सीनियर थे और हमने तय किया कि चलिए हम जो हैं अपना खुद का हिंदी नाट्य मंच बनाएंगे। तो इस तरह से बना। फिर जितने भी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें सब अवार्ड्स हमको मिलते थे। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्ले, बेस्ट डायरेक्शन, सब कुछ। तो उस ज़माने में आपको जो है बेस्ट परफॉर्मेंस के
50 रुपए मिलते थे। ओके, तो 50 रुपए फारूक शेख को, 50 रुपए मुझे, और फिर 50 रुपए बेस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो हम तो मतलब बिल्कुल राजा हो गए थे। तो करते ये थे कि मैं क्योंकि जुहू में रहती थी और फारूक शेख शहर में रहते थे, पूरे प्लेस जो हैं वो शहर में होते थे, तो हमने पैसे कैसे उड़ाए ये देखे कि हम लोग बीच में टैक्सी में बैठते थे, एक टैक्सी हमारे सामने और एक टैक्सी हमारे पीछे खाली चली जा रही है, और हम अपने आप को समझते थे वाह देखिए ये होता है ऐश। तो उसी का उसी वक्त वो पैसे खर्च ही करते थे। ये थी हमारी उसकी मेमोरी। वाह, यू नो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आपने जया बच्चन जी के साथ काम किया, विल कम टू दैट फिल्म, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि शी वाज वन ऑफ द रीजन कि यू डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर। क्या हुआ था, क्या था? देखिए उस वक्त भी मैं जब कॉलेज में भी थी तो मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँगी। मेरा ऐसा ख्याल था कि मैं जो हूँ थिएटर में काम करूँगी, क्योंकि मम्मी थिएटर में थी, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो हुआ ये कि उस ज़माने में फिर वही आदिल साहब जो मुझे मीना कुमारी के पास ले गए थे, वो पता नहीं क्यों मुझे जो फिल्म इंस्टीट्यूट की जो डिप्लोमा फिल्म्स हैं उसका कोई फेस्टिवल हो रहा था, तो वहाँ वो ले गए। वहाँ मैंने जया भादुरी की फिल्म देखी सुमन। तो मैं इतनी मुतासिर हुई क्योंकि मैंने इस तरह की रियलिस्टिक एक्टिंग कभी देखी ही नहीं थी। तो मैं जो हूँ बिल्कुल मतलब आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड बाय इट। तो फिर मैंने तय किया कि अच्छा फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करती हूँ। और मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी साहब ने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही। मैंने उनसे कहा कि अब्बा मैं सीरियसली एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा बेटे आप जो भी करना चाहें मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अगर आप ये मुझसे कहें कि कल को मैं मोची बनना चाहती हूँ तो मैं उसमें भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन बशर्ते कि आप अपने आप से कहें कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन मोची बनने की कोशिश करूँगा। तो आप सोचिए कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने मुझे कहा, वैसे भी कम्युनिस्ट थे। तो उस तरह के सपोर्ट से फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गई और वहाँ जो है मुझे बहुत जल्दी स्कॉलरशिप मिली। फिर आई वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट स्टूडेंट इन एक्टिंग। और एक अमेजिंग बात ये हुई कि कुछ 30 अप्रैल को हमारा फाइनल कॉन्वोकेशन हुआ और 3 दिन के अंदर मैं एक्चुअली फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वाओ। तो जो एक स्ट्रगल पीरियड कहते हैं ना, वो स्ट्रगल पीरियड से मैं बिल्कुल बच के निकल गई। क्या बात है। बट इज इट ट्रू दैट के अब्बास साहब ने पहली बार आपको साइन किया था? फर्स्ट असल में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं आई थिंक 11 या 12 साल की थी, के अब्बास के घर हम लोग बहुत जाते थे जी। तो बच्चे जाते थे और वहाँ वो हमको देशभक्ति के गाने वाने सिखाते थे वगैरह। तो वो बना रहे थे एक फिल्म हमारा घर, मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें पता चला कि वो जो लीड लड़की है उसके लिए कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैं जो हील्स पहन के और लिपस्टिक विपस्टिक लगाकर उनके घर गई, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है इसके लिए मैं तो बच्ची चाह रहा हूँ। तो मेरा दिल बहुत दुख गया। मैंने कहा अरे यार ये पहली ही चीज़ में मैं फ्लॉप हो गई। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई, तो हम लोग जो हैं, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी और वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर आई थी, अमेरिकन कास्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने कहा कि इस्माइल मर्चेंट एक फ़िल्म बना रहे हैं गुरु। तो उसमें जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेना चाह रहे हैं, 3 दिन का काम है और हर दिन के लिए आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो हमको तो लगा कि मतलब इतने पैसे तो मिल ही नहीं सकते, और ख़ास तौर से वो भी कि गाड़ी आके हमको लेकर जाती थी। तो पता ये चला कि वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और हम लोगों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड परना, तब से अब तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो और मैं तैयार होके गए वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। पहले ही राउंड में हमको निकाल दिया गया पहले ही राउंड में, मतलब सेकंड थर्ड का तो कोई सवाल ही नहीं, आउट। आप लोग देखते तो हम लोग बहुत
उदास होके बैठ गए कि अरे यार ये तो हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। तो ये 2 मेरे साथ रिजेक्शंस हो चुके थे पहले। तो अब ये जब हुआ तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट थी और के अब्बास आए और उन्होंने कहा देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमको लूँगा, तो ये है फिल्म जो मैं चाहता हूँ, फासला फिल्म है, रमन कुमार इसमें है और ये रोल ऐसा 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 है और करिए। तो वो मैंने जब इंस्टीट्यूट में थी तब ही साइन कर ली थी। फिर दूसरी फिल्म जो मैंने साइन की वो थी परिणय, कांतिलाल राठौड़ की परिणय। और फिर 2-3 महीने काम कर रही थी तो फिर श्याम बेनेगल साहब ने मुझे बुलाया और मैं गई और फिर उस तरह से काम निकल आया। अंकुर, वी हैव टू टॉक अबाउट योर फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी, अंकुर। श्याम बेनेगल की भी फर्स्ट फिल्म थी जी। फिल्म अपने आप में बहुत सारी चीजों में फर्स्ट गिनी जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट, लेट्स से, अ स्मॉल फिल्म जिसने अपने बजट से 4 गुना पैसा कमाया। जी बिल्कुल, और पैरेलल सिनेमा जिसको हम आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, उसकी शुरुआत ही उस फिल्म से हुई। श्याम बाबू की शुरुआत हुई। यू वन नेशनल अवार्ड फॉर योर फर्स्ट फिल्म जी। बट वो फिल्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आज जब वो मुड़ के देखते हैं शबाना मैम, मुझे वो जानना है उस फिल्म से क्या मेमोरीज जुड़ी है एंड वो क्या हुआ था फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग से लेकर विनिंग नेशनल अवार्ड तक। देखिए, क्योंकि प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्टर हूँ तो मेरे लिए कि ये फिल्म ऐसी होगी और इससे ये नतीजा निकलेगा इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं थी। सिर्फ ये था कि मुझे लगा कि इनके साथ मैं काम करूँगी। इसके बावजूद कि वो उन्होंने पहले काम नहीं किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी। तो ऋषिकेश मुखर्जी हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें वो हमारे एग्ज़ामिनर थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन किया कि ऋषिधर कैसे हैं श्याम बेनेगल, तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, आप ज़रूर उनके साथ काम करो। तो मैं गई उनसे मिलने के लिए और पता नहीं क्यों मैं एक साड़ी पहन के गई थी। हालांकि उस ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि मॉडर्न गर्ल बनना चाहिए, मॉडर्न गर्ल। तो मेरा भाई आता था, कोई भी प्रोड्यूसर मिलने के लिए आता था, प्रोड्यूसर है मॉडर्न गर्ल बनो, तो जल्दी से मैं कुछ अपने बेल बॉटम्स बना के और ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह मैं करती थी। तो उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बताया एक्सेट्रा और उन्होंने कहा तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं, तो मैंने ये दिखाई। तो उन्होंने कहा इसको हम छोड़ देते अपने खुद के उससे निकालते हैं। और उसी वक्त उन्होंने कहा कि आप अंकुर में भी काम करेंगी और निशांत में भी काम करूँगी। तो मैं घर आई और मैंने मम्मी से कहा कोई फ्रॉड फिल्म मेकर मुझे मिले हैं। वो कह रहे हैं कि 2-2 फिल्मों में वो मुझे साइन करें वैसे। और 18 दिन के अंदर मैं हैदराबाद में थी। अब ये हुआ था कि मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज अंग्रेज़ी पढ़ी हुई, कभी ज़िंदगी में मैंने कदम नहीं रखा था किसी गांव में। तो जब मैं वहाँ गई तो हर चीज़ मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। तो श्याम बेनेगल साहब ने ये कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम ये कपड़े पहनो जो साड़ी, और बहुत छोटा सा उसका पल्ला होता, और तुम बस चलो 2 दिन तक सिर्फ वॉक अराउंड, ताकि हमको तुमको ये फेमिलियरिटी हो जाए। अब उस फिल्म में बहुत ज़्यादा ये जो लड़की जो लक्ष्मी है उसको अपने हॉन्चेस उकड़ू बैठना पड़ता अपने हॉन्चेस से, और वो मेरे से होता नहीं था। तो श्याम बेनेगल ने बोला ये तो नहीं चलेगा क्योंकि आपको तो उकड़ू बैठ के ही अपना पूरा काम करना है। अच्छा तो आप ऐसा करो कि आप उस कोने में बैठो, ज़मीन पे बैठो, ज़मीन पे आपको खाना मिलेगा और उस पे खाना आप खाओ और हम लोग जो हैं सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएंगे। तो जब तीसरा दिन हो गया तो कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, तो वो आए, इधर उधर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे देख के कहा हीरोइन नहीं है? तो मैंने कहा नहीं आज उसकी छुट्टी है। तो तुम क्या करती है? मैंने कहा मैं आया हूँ। ठीक है करके, और वो निकल गए वहाँ से। ये श्याम बेनेगल ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब आपने उनको कन्विंस कर दिया है, अब आप आके हमारे साथ खाना खा सकते हैं। और इस तरह से फिर मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया।
यू नो उस फिल्म में मैम बहुत सारे कमाल के सीन्स हैं, लेकिन एक जो कमाल का सीन है दैट्स द क्लाइमैक्स वन, जी यू नो व्हेन साधु मेहर गेट्स whipped जी एंड दैट एक्सप्रेशन जो आपके पूरे साइड से है कि एक साइड पे आपके लवर है, एक साइड पे हस्बैंड है, एंड दैट एंटायर ट्रॉमा, इज इट ट्रू दैट वो सेम सीन सत्यजीत रे साहब को भी बहुत पसंद आया था, एंड दैट्स व्हेन ही सेड दैट दिस इज फाइनली वी हैव गॉट अ परफेक्ट एक्ट्रेस इन आवर कंट्री? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन द लास्ट टू सीन्स शी पुल्स आउट ऑल द स्टॉप्स एंड एस्टैब्लिशेस हरसेल्फ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिक एक्ट्रेसेस ऑफ द कंट्री फॉर माय वेरी फर्स्ट फिल्म. And then you worked with him जी in his first and the only Hindi film, जी जी शतरंज के खिलाड़ी. जी. How was that experience? देखिए, पहले तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, तो मुझे शमस दीदी ने फ़ोन किया और कहा कि सत्यजीत रे आपको कास्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है. तो उनका फ़ोन आया, मे आई स्पीक टू शबाना आज़मी प्लीज़. आई सेड जी सर, दिस इज़ सत्यजीत राय. मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया. क्या? तो एनीवे फिर हुआ ये कि फिर हम उनसे मिले वगैरह, और फिर जब शूटिंग के लिए गए तो मानिकदा ने कुछ, हम मानिकदा कहते थे उनको, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया अपने सीन के बारे में, और सिर्फ ये कहा जो ज़्यादा मुश्किल सीन है वो हम पहले करेंगे. तो मैंने कहा नहीं. उन्होंने कहा ऐसे करो. फिर मैं जीन्स में गई थी और एक टी शर्ट पहन के, तो Modern. उन्होंने कहा कि अच्छा आप ड्रेसिंग रूम में जाइए और अपने कपड़े पहनिए, तैयार हो जी, फिर मैं आऊँगी. तो मुझे लगा अजीब ही डायरेक्टर है, मुझे अभी जाना है सेट पे, वो मेरे को बता भी नहीं रहे कि क्या सीन है एक्सेट्रा. तो जब मैं तैयार हो गई तो वो वहाँ आए. तो असल में वो क्योंकि नवाबजादी है जी. तो उसके कपड़े जिस तरह से है ना, तो वो पोस्चर मेरा बदल गया, क्योंकि फिर मुझे ऐसे बैठना पड़ा. और वो जब मेरा पोस्चर बदला तो मुझे लगा कि आई एम अ डिफरेंट कैरेक्टर. फिर उन्होंने कहा कि देखिए, अब आप मेरी बात समझेंगी और सुनेंगी, तो ये है सीन, एंड दैट्स हाउ वी डिड द Wow. scene. Yeah, so it was his technique जी. of getting me into the character. बट अंकुर के साथ जहाँ एक और आप यू लैंडेड अप इन सत्यजीत रे's फिल्म, बट कमर्शियल सिनेमा जगत में भी जो प्रॉपर बॉलीवुड जो कहते हैं, वहाँ पे भी एक हलचल मच गई थी कि ये लड़की कौन है, नेशनल अवार्ड जीत रही है, इतना तारीफ हो रही है, फिल्म हिट भी हो गई थी कमर्शियली, एंड यू वर ऑफर्ड फिल्म्स ऑपोजिट धर्म जी से लेकर जितेंद्र, यू नो विनोद खन्ना, शशि संजीव कपूर. कुमार, शशि कपूर, लाइन लग गई थी. वो यूफोरिया जो हुआ था, मुझे उसके बारे में बताइए. देखिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हुआ ये असल में कि जैसे ही मैंने अंकुर कंप्लीट की, उसके बाद ही देव साहब की इश्क 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 मैंने की, और उसी के साथ फकीरा की, एनएन सिप्पी की. तो मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है उस फिल्म में, और वो जिस तरह का सिनेमा हम देखते थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, you know, it was Kurosawa and Bergman and Godard and Fellini, और इस तरह की चीज़ों को हम कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे. अब वहाँ मुझे गाना पड़ा है तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई. अरे बाप रे, बहुत ही मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल. बट किसी तरह से मैंने किया. मैं शशि कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन थी. तो एक तो यही कि माय गॉड, मैं अपनी पहली सेकंड फिल्म में शशि कपूर के साथ काम कर रही हूँ. वैसे ही मेरा मुंह नहीं खुलता था, लेकिन वो फिल्म भी बहुत कामयाब हो गई. तो जब वो फिल्म कामयाब हो गई तो चलती का नाम पैसा है, तो इसलिए फिर सब लोगों ने मुझे कास्ट करना शुरू किया. एंड दैट्स, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ मेरे करियर के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना था कि ऐसे दो अलग अलग स्ट्रीम्स नहीं होने चाहिए. होना तो ये चाहिए कि दोनों में दोनों मिल के काम करें. और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप देखिए, चाहे वो आलिया भट्ट हो या दीपिका पादुकोण हो या इस तरह के जो टॉप एक्टर्स हैं, वो सब ऐसी भी फिल्में करते हैं जिसमें उनको अपने पैसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिसमें उनके मेन रोल्स हैं, मगर उसकी वजह से ये जो है अदला बदली हो रही है और वो जो डिफरेंसेस थे वो कम हो रहे हैं. तो उसका मुझे उसकी बहुत खुशी है. Of course you started it and you did it so great because एक नहीं बल्कि बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म्स भी you have given at the same time पे the artistic cinema में लैंडमार्क फिल्मों में आपने काम किया. मैंने ये भी पढ़ा था आपने बहुत सारी फिल्मों में पैसे तो लिए भी नहीं थे. ना सिर्फ पैसे नहीं लिए,
घर से अपने कपड़े पहनती थी और अर्थ में तो पूरे कपड़े मैंने अपने पहने। फिर वो स्मिता के लिए भी मैं कपड़े देती थी। वो पता चला उनका नाइट ड्रेस नहीं तो अपने घर से जाके जल्दी से ले आई। मगर फिर ऐसा भी हुआ है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहती मैं, उन्होंने ये बोला कि देखिए ये शेड्यूल नहीं हो पाएगा। उस ज़माने में कोई कंटिन्यूस पैसा नहीं मिलता था। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, पता कि जब वो मिलता था आपको पैसा तो आप शूटिंग करते थे। तो उन्होंने बोला ये शेड्यूल कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो संजीव कुमार, जिसको लोग इतना कंजूस कहते थे, उन्होंने, मैंने और शत्रुघ्न सिन्हा ने सब अपनी पॉकेट से उनको पैसे दिए और कहा कि प्लीज़ आप ये जो है कर दीजिए। तो ऐसा भी होता था। आज के दिन में तो मुझे लगता है कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि हम एक बिरादरी थे और एक ऐसे मूवमेंट के थे जहाँ हमको लगता था कि ये फिल्में अपना मार्क छोड़ेंगी और इसकी वजह से स्टैंडर्ड बदलेगा, तो ये बगैर सोचे भी करते थे। इतना इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं था। मुझे मालूम है कि मेरे जो सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं 40 दिन के लिए आप जा रही हैं मंडी के लिए, उसको पूरी मंडी में आपको जितना पैसा मिल रहा है वो आपको उससे 4 गुना ज़्यादा सिर्फ साइनिंग अमाउंट मिलता है कमर्शियल सिनेमा में। आप ऐसा क्यों करती हैं? तो मैं बोलती चुप रहो, ये हर चीज़ पैसे से नहीं तो ली जाती। True, and we thank you for that. But yeah. So coming back to the commercial cinema, you एक साइड पे जहाँ पे आर्टिस्टिक सिनेमा में आपने the best directors के साथ काम किया, यहाँ पे भी वही हाल था, because उस वक्त सबसे बड़े फिल्म मेकर was मनमोहन देसाई. You know, you're part of Amar Akbar Anthony, such huge star cast, Vinod Khanna, Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor, yourself, Neetu Singh, Parveen Babi. और वो फिल्म स्कूल पूरी डिफरेंट स्कूल थी। वो बच्चन साहब से लेकर ऋषि कपूर भी कहते हैं कि we also never knew what is going on. How was your experience working in those films, especially with मंजी? ये मनमोहन देसाई बहुत पसंद थे क्योंकि बहुत उनका खुला दिल था और उनमें कोई प्रिटेंशन नहीं थी। तो असल में हमने एक फिल्म की थी परवरिश, जिसमें अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, विनोद खन्ना और मैं थे। करेक्ट। और उसके दौरान हमको बहुत मज़ा आया था। अब मैं जो हूँ, मुझे लगता है रंजीत स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी और मनमोहन जी ने कहा मैं तुमसे आके मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करो। तो मैंने कहा जी, बगैर ही से नहीं पहले सुन लो। मैंने कहा आपकी फिल्म में सुनने की क्या बात है, मैं कर लूँगी। तो कहते हैं कोई रोल नहीं है आपका। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं अरे यार वो इसमें अमिताभ बच्चन के पास भी हीरोइन है और ऋषि कपूर के पास भी हीरोइन है। अब मैंने विनोद खन्ना को जो है पुलिस ऑफिसर बना दिया, अगर मैं उसके ऑपोजिट हीरोइन नहीं डालूंगा तो मेरी जान खा जाएगा। तो मैं इसलिए आपको उसमें घुसा रहा हूँ। मतलब इतनी ऑनेस्टी से उसके बाद फिर आप कैसे ना कर सकते हैं। और मुझे याद है कि मैंने बोला था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 भाई जो है अपना खून दे रहे हैं उनके लिए। कहते मनमोहन देसाई है, और पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इट वाज लवली, वेरी नाइस। एनी मेमोरीज विद दैट सॉन्ग दैट अनहोनी को हनी करते? आप सब लोग एक ही सेट पे थे, इतने सारे एक्टर्स। देखिए मतलब आज भी जब मैं देखती हूँ, वो ही ऋषि कपूर, वो ही अमिताभ बच्चन, वो ही विनोद खन्ना, एक मस्सा लगा दिया तो कोई उनको पहचानता नहीं। और गाना भी गा रहे हैं अमर अकबर एंथनी, खुद कह भी रहे हैं कि अमर अकबर एंथनी, और किसी को नहीं पता चल रहा है। ये जो हिंदी सिनेमा को जो था ना, मुझे याद है एक फिल्म थी जुगनू जी, उसमें पूरी पुलिस पीछे पड़ी थी कि किसी तरह से धर्मेंद्र को पकड़ लें। धर्मेंद्र सिर्फ वैसे के वैसे, उन्होंने एक ब्लॉन्ड विग पहन ली और एक मस्सा लगा दिया तो पूरी पुलिस फोर्स उनको पहचान ही नहीं सकती। तो ये जो है हिंदी फिल्म की एक अल्टरनेटिव रियलिटी जो थी ना, वो तो कुछ और ही थी रियली। ऑफ कोर्स, बट यू डिड सो मेनी एसोसिएशन। शशि कपूर साहब की आपने बात की, हरी भाई, संजीव कुमार के साथ आपकी बहुत कमाल का ये रहा है। बट एक और एसोसिएशन था राजेश खन्ना सर के साथ। यू नो, यू हैड लाइक 7 फिल्म्स आप लोगों ने की थी।
ऑलमोस्ट सारी की सारी सुपर हिट फिल्म्स सब थी. सब सब हिट्स And थे। one was like the comeback film of Rajesh Khanna, Avatar. You know, we have to talk about that song, चलो बुलावा आया है. आज इतने साल हो गए मैम, but the moment we reach वैष्णो देवी, वही गाना आज भी बजता है. Were you also there? Did Of आप भी गए course. थे वहाँ पे? क्या था memories और? बहुत हार्डशिप से हम गए थे क्योंकि उस वक्त हेलीकॉप्टर्स कोई सर्विस नहीं थी, तो हमको चढ़ के जाना पड़ा था और रास्ते में टॉयलेट्स नहीं थे। आई मीन मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या उसके सर्कमस्टेंसेस थे। मतलब डालडे का डब्बा लेके राजेश खन्ना को खड़ा रहना पड़ता था Oh. क्यू में। इट वाज दैट एंड इट वाज वेरी वेरी कोल्ड इतने। और सब हम लोग धर्मशाला में ऐसे ही ज़मीन पे सोते थे, 12-12 कंबल लेके और उसके ऊपर 6 कंबल ओढ़ के, और फिर भी हमको इतनी ठंड लगती थी। तो ये नहीं था कि राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार हैं और वो कहेंगे मैं ये करने के लिए तैयार नहीं। इट वाज ऑल इन द स्पिरिट ऑफ इट। लेकिन राजेश खन्ना की एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। उनकी और मेरी बहुत दोस्ती थी और हमने बहुत सारी फिल्में की थी। तो एक दिन हमने देखा कि वो आए हैं और उनके पाँव में मोच लगी हुई है, तो उन्होंने वो बैंडेज पहना हुआ है। तो जो वो थी जर्नलिस्ट, उसने कहा ये क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कल मैं घोड़सवारी का सीन कर रहा था, घोड़े से गिर गया तो मोच आ गई। तो मैं उनको बोलती हूँ मगर कल तो मैं आपके साथ शूटिंग कर रही थी, आप कब घोड़े पे? तो उन्होंने उसके नीचे जो है डेस्क के नीचे एक मुझे किक मारी। तो मैं देखने लगी। फिर जब वो गए कहते तुमको राजेश इतना हरिश्चंद्र बनने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा मगर आप तो नहीं काम उस इसे लुंगी में मेरा पाँव फंस गया था तो मैं गिर गया। तो मैं किसी जर्नलिस्ट को बताऊंगा कि राजेश खन्ना का पाँव, तो अगर मैं जरा सा लगा रहा हूँ तो तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? और सब लोग मेरा बहुत संजीव कुमार हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन देवता की शूटिंग जी मैं उनके साथ कर रही थी। तो मैं जो हूँ अपने नाखून काट रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा मैं डेडिकेटेड और सिंसियर एक्ट्रेस हूँ। देखिए इस रोल में मेरे नाखून बड़े हुए नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने नाखून काट रही हूँ। मैं बहुत सिंसियर एक्ट्रेस हूँ। अगर मुझे वज़न पुट ऑन करना है तो वो करती हूँ, अगर कम करना है तो कम। मैं बहुत सिंसियर एक्ट्रेस हूँ। तो देख के मुझे बोलते काश के साथ साथ टैलेंट भी होता है। और बहुत हमदर्दी से कि काश के साथ साथ टैलेंट भी होता। तो दे वर ऑल जस्ट वेरी वेरी लवली। बहुत अच्छे थे मेरे दिन। इनके साथ साथ एक और एसोसिएशन वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड दैट्स दी नसीर साहब. यू नो उनकी पहली पिक्चर में आप थे, दैट इज निशान से लेकर जो स्पर्श एंड सो मेनी वंडरफुल फिल्म्स. अगेन पार में भी आप लोगों ने काम किया था, खंडर में काम किया था, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है से लेकर अनगिनत फिल्में हैं. हाउ वाज ही ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट? क्योंकि आप तभी तो सीनियर थे, तो ये कह सकते हैं नसीर आई वाज सीनियर टू यू करके कहीं पे वो एक था. नहीं, निशान के दौरान मुझे ऐसा नहीं लगा। मगर मुझे एक हैरत इस बात की हुई कि जब नसीर इंस्टीट्यूट में थे तो उन्होंने स्ट्राइक, जो स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया था डायरेक्टर के ख़िलाफ़, जो गिरीश कर्नाड थे, तो उन्होंने गिरीश कर्नाड के साथ काफ़ी सख्ती से बात की थी। तो आप सोचिए कि गिरीश कर्नाड कितने बड़े आदमी थे कि जब श्याम बेनेगल्स की कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक लड़का बहुत अच्छा उसको कास्ट करो, वो है नसीरुद्दीन शाह। और ये बिल्कुल नहीं मेंशन किया कि उसने मेरे साथ जो है इतनी बदतमीजियाँ की या कुछ ऐसे। मतलब क्या लोग थे वो लोग। कोई उसमें पर्सनल खुंदक नहीं थी। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब मैं नसीर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी जावेद अख्तर के मुकाबले में, और वो जो है मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे अपनी बीवी रत्ना के साथ। तो इतने सारे हमने वो किए हैं। मुझे वो बेहद पसंद है। वो मेरे फेवरेट को एक्टर हैं, क्योंकि देखिए एक्टिंग जो है ना वो रिएक्टिंग है, राइट. तो अगर आपका को एक्टर सच बोल रहा है और आप उसकी आंखों में देख रहे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्ट करना है। तो वो मुझे हमेशा उनसे
मिलता था, कोई भी रोल मैं उनके साथ कर लूँ। इनफैक्ट मुझे अब बहुत उत्सुकता है कि शेखर कपूर जो है अब मासूम 2 Yes. बनाने जा रहे हैं और इतने सारे सालों के बाद नसीरुद्दीन शाह और मैं दोबारा काम कर रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मासूम 2 इसका नाम है। Since you mentioned Masoom, I have to talk about, and we all have to talk about Masoom. But उसके पहले मैं एक पर्सनल मेमोरी शेयर करूंगा विद मासूम. यू नो, जब छोटे थे तब फिल्म देखी थी तो ऑफ कोर्स वो जो अटैचमेंट था वाज फॉर जुगल हंसराज. जी, एंड वो लगा था कि शी इज सो बैड, बहुत खराब है। वो कैसी लेडी है ये. यू आर द नेगेटिव फॉर अस. जब समझ आई, यू नो, तब समझ में आया कि उस फिल्म की राइटिंग कितनी खूबसूरत थी एंड योर कैरेक्टर was one of the finest written character कह सकते हैं, because you loved him still. वो एक चीज थी जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे Of थे course. और उस तरह से, and you were not the negative character, it was the हालात. बट आपकी क्या मेमोरीज है मासूम के साथ? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देवी दत्त जी एक ज़माने में, गुरुदत्त के भाई हैं वो, जी. और वो श्याम बेनेगल के जो है प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे। तो हमने बहुत सारी फिल्में की थी। फिर एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आप तय करिए कौन सी फिल्म, क्या डायरेक्टर, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा आप शेखर कपूर को डायरेक्टर लीजिए। जब तक शेखर कपूर सिर्फ एक्टिंग करते थे और उसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए थे, मेरे साथ ही उन्होंने 2-4 फिल्में की थी। सुपर्ब सॉन्ग्स, माना हो तुम. या तो फिर उन्होंने कहा मगर आपको कैसे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कर लेंगे? तो मैंने कहा देखिए, ये जो है ना बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। तो हम लोग, तो जब हम लोग, वो हमारे घर आते थे तो हम कहते थे भागो भागो शेखर आया कहानी सुनाएगा। इतनी कहानियाँ वो सुनाते थे। लेकिन जब वो सुनाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सिनेमैटिक तरीके से वो सुनाते। तो मेरा कुछ इंस्टिंक्ट है, मुझे ऐसा पता चल जाता है कि इस इंसान में टैलेंट है। और फिर उन्होंने मान लिया। अब मान तो लिया, अब जब शूटिंग शुरू हुई तो मेरा दिल थोड़ा सा धड़का। मुझे लगा कि पता नहीं वेदर ही लिव अप टू द प्रॉमिस। लेकिन वो पहले दिन से उन्होंने जैसा शॉट लिया है, सब उनके बिल्कुल उनसे बहुत मुतासिर हुए। और सबसे ज़्यादा उन्होंने काम ये किया कि जो बच्चों के साथ आज जो वर्कशॉप की बात होती है जी. तब उन्होंने बच्चों के साथ वर्कशॉप किया था। उससे पहले हिंदी सिनेमा में होता ही नहीं था। तो आपके बच्चे जो हैं हमेशा दूसरों के लगते थे, क्योंकि आप जो है उनको लेकर आते हैं। बेचारे 4 साल का बच्चा हुआ, आप कभी उसने मिला नहीं, आपसे मिला नहीं, आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में, और वो सडनली ये तुम्हारी माँ हो, उसको जाके हक करो। तो वो ऐसे करके इतना अकड़ के बेचारा बच्चा रहता था ना, तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होते थे बच्चे। मुझे लगता है मासूम की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जितनी रियलिस्टिकली उन्होंने उन बच्चों का इस्तेमाल किया है। जुगल, भाई जुगल जब पहली बार आप उसको देखते हैं तो आपका दिल तो वैसे ही चले जाता है उस बच्चे पे। इतना खूबसूरत बच्चा है। मैंने अभी रिसेंटली, मैं फ्रांस से आ रही हूँ, वहाँ नॉन्त में मेरा फिर Yes. ट्रिब्यूट हुआ था। तो वहाँ मैंने मासूम देखी और मुझे इतनी हैरत हुई कि इतने सारे सालों बाद, और वो भी एक फिल्म फेस्टिवल की ऑडियंस, रो रहे थे लोग उसमें और उन्होंने इतना पसंद किया। सो देयर इज समथिंग अबाउट मासूम विच कैरीज ओवर जनरेशंस। फिर मुझे याद है कि उर्मिला मातोंडकर उस वक्त शायद 9 साल की थी, जो मेरी बेटी थी, और ख़ास तौर से उन्होंने जब लकड़ी की काठी की इतनी परफेक्टली, तो मुझे 100% यकीन हो गया ये हिंदी फिल्म की हीरोइन बनेगी बनेगी। और देखिए वो बनी। बट आपने वो गानों की बात की तो म्यूजिक, व्हाट वंडरफुल सॉन्ग्स. आज भी तुझसे नाराज नहीं, एंड हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, क्या गाने थे पंचमदा के साथ. वर यू पार्ट ऑफ द म्यूजिक सेटिंग आल्सो? नो नो नेवर। उस ज़माने में कभी ऐसा नहीं होता था कि जो लीडिंग लेडी है उसको आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते थे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है आज भी शायद नहीं होता होगा ऐसे। लेकिन देखिए, हुजूर इस तरह भी न इतरा के चलिए, वो पहला सॉन्ग था जो शेखर ने किया था, और उसमें उन्होंने कोई कोरियोग्राफर नहीं लिया। और मैंने कहा बाप रे, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है ये, बगैर कोरियोग्राफी के कैसे ये करेगा। तो ही सेड मुझे कोरियोग्राफ चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि जब ये लोग जाते हैं पार्टी में, बेसुरे बेढंगे कैसे भी, मगर देन दे एंजॉय देमसेल्व्स। सो आई वांटेड टू बी रियलिस्टिक।
तो उन्होंने बिल्कुल छूट दे दी थी नसीर और सईद जाफरी को, कि जैसे आम तौर पे जब पार्टीज होती तो कैसे उठ के गाने गाने लगते ना, और वो ही उसका कमाल था। वो ही उसका कमाल था कि उसको उन्होंने कोरियोग्राफ बिल्कुल नहीं किया, जो ये कर रहे थे उसके साथ वो जो है कैमरा को मूव कर रहे थे। वेरी गुड। साड़ीज, यू नो, आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी आपके एक पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर था, क्योंकि यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड एक एक साड़ीज जो आपने पहनी थी उस फिल्म में। यू नो, साड़ीज जो हैं मेरी, आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू सीनियर जर्नलिस्ट भावना सुमाया, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आती थी तो मुझे वो जिस उनका पहनावा है वो बहुत अच्छा लगता था, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे खैर। और वो मुझे बोलती थी कि ऐसी ये चूड़ी अच्छी नहीं लगती, वैसे वैसे। तो मैंने जस्ट आउट ऑफ द ब्लू उनसे कहा, आप मेरा काम करोगे? तो उसने कहा अच्छा। तो वो पूरी साड़ियाँ जो हैं वो भावना सुमाया ने चुनी है। तो उसका जो ग्राफ बना है उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनका, वो कैरेक्टर को इन्हांस करने का। लेकिन मुझे याद है कि मैंने ये किया था कि मैं दिल्ली गई थी, और दिल्ली में मेरे एक फ्रेंड हैं सुषमा मोटवानी, तो उनको जाके मैंने बहुत स्टडी किया था, क्योंकि दिल्ली के लोग थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं हमारे से, और आई बेस्ड माई कैरेक्टर on that person. I watched the way she functions and things like that. So I also took from real life. कुछ फैंस क्वेश्चंस आए और एक क्वेश्चन उसमें ये भी था कि अगर आज मासूम बनती है तो किस एक्टर्स को आप सोचते हैं कि जो नसीर साहब आपके रोल में हो सकते हैं? मेरे रोल में तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कर सकती हैं। विद्या सिन्हा, विद्या बालन तो 100% कर सकती हैं। तबू कर सकते हैं, एंड प्रियंका चोपड़ा, एनी वन ऑफ देम कैन डू इट। और लड़कों में आप बताइए कौन, आप लोग बताइए कौन कर सकता है किसी के? हाँ, कौन? विकी कौशल, राजकुमार, राजकुमार राव, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोग कर सकते हैं। बट पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड है आप? अभी मैं उसको इतना उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन। और शेखर कपूर अपनी बेटी कावेरी को उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अभी आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग टू मच अबाउट इट। मगर मुझे याद है एक दो बार शेखर और मैं मिले थे सोहो हाउस में और डिस्कस कर रहे थे, और कुछ लड़कियां आई और कहा कि सर बस मासूम हमारे पूरे मतलब हमारी बीइंग में घुस गया। एंड सो ही सेड, हम लोग मासूम 2 की बात कर रहे थे। ओ गॉड, पागल के, ओ वाओ, ये वो अब इतना एक्साइटमेंट है कि उसको थोड़ा अंडर प्ले करना वो ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है। यहाँ भी वही हाल है। हाँ। बट मासूम के साथ साथ एक फिल्म, आई थिंक शबाना आजमी का नाम लेते ही उस फिल्म का जिक्र आ ही जाता है, नाम आ ही जाता है, दैट्स अर्थ। बिकॉज उसके बिना इट्स लाइक, यू नो, जिस तरह अभी से अमिताभ बच्चन तो विजय होता है, तो शबाना आजमी इज अर्थ। और आई हैव टू टॉक अबाउट द क्लाइमैक्स सीन, यू नो, ये मैंने भट्ट साहब से भी बात की थी, बहुत ही रिस्की सीन था व्हेन यू डिसाइड नॉट टू गो विद एनीवन एंड चूज योर ओन पाथ। आज ये बहुत कॉमन चीज है, हर फिल्म में दिखाया जा रहा है, उस जमाने में ये पहली बार हुआ था। भट्ट साहब ने कहा था कि 1 साल तक कोई फिल्म खरीद नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द क्लाइमैक्स। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने सुनी थी फिल्म, और स्पेशली वो क्लाइमैक्स सीन? यू नो, एक्चुअली वो बनती बनती बनी। फिल्म में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, कहानी थी, और एज वी शॉट वी वेंट अलोंग। उस फिल्म में भी मैंने तमाम अपने ही कपड़े पहने, एंड स्मिता जी के भी, जैसा मैंने एक दो जगह स्मिता जी के भी कपड़े पहने। लेकिन वो बनते बनते बन गई, और वो इतना पी लिया था उस सब्जेक्ट को महेश भट्ट ने कि वो मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिकली हुआ। और एक बार ऐसा हुआ कि हमने ये तय किया कि नहीं, ये वापस नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये बात हुई कि अच्छा चलो ये वापस अपने शौहर के पास नहीं जाती, लेकिन राजकिरण जो इतना अच्छा लड़का है उसके पास ही जा। तो महेश और मैंने बोला नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आप उनको नन बनाना चाहते हैं, ये क्या मतलब कि अगर एक बुरा, तो हमने कहा नहीं, ये नहीं है पॉइंट। इसका है कि वो उसको ना बोलती है, एंड शी अर्थ
उसका जो है मीनिंग है वो ये कि शी इज़ नाउ बिकम इंडिपेंडेंट। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखा फिल्म तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन इसका एंड तो आपको बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तानी औरत और उसका शौहर उससे माफ़ी मांग रहा है और वो फिर भी नहीं जाती, तो ये तो एक दिन भी नहीं चलेगी फिल्म। तब महेश और मैंने बोला चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम इसका क्लाइमैक्स नहीं चेंज करेंगे। और बहुत बड़ी बात है कि उनके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि अच्छा जो ये लोग चाहते हैं वो हो। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बहुत कामयाब हुई, क्रिटिकली बहुत, मुझे अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड, ये वो। मगर उसके बाद ऐसा होने लगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने अर्थ देखी है? आई थिंक ऑल। अच्छा अच्छा, गुड। तो उसमें हुआ ये कि फिल्म हो गई, तो उसके बाद मेरे घर में झुंड का झुंड औरतों का आने लगा मुझसे मिलने के लिए, एंड नॉट एज फैंस टू स्टार बट इन सिस्टरहुड। वो मुझसे ये उम्मीद लेके आए थे कि उनके जो मैरिटल प्रॉब्लम्स वो सब मैं सॉल्व करूँगी। अब मैं इतनी यंग थी उस ज़माने में और मुझे इतना खौफ हुआ कि भैया ये तो मैंने सिर्फ एक रोल किया है। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि देखिए कितनी जिम्मेदारी का काम है एक्टर का, क्योंकि लोग समझने लगते हैं कि जो आपका कैरेक्टर आपने प्ले किया है वो आप रियल लाइफ में भी हैं। और तब मुझे ऐसा लगा कि एक्टर के पास ये बहुत बड़ी शक्ति है कि वो सामाजिक चीज़ों को लेके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और तब सही तौर पे मेरा जो इन्वॉल्वमेंट वुमेन्स मूवमेंट के साथ हुआ वो अर्थ के बाद हुआ। थैंक यू फॉर दैट फिल्म मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट फिल्म। बट उसी फिल्म में स्मिता जी की बात निकली है, तो आप दोनों की कई फिल्में आप लोगों ने एक साथ जी। की थी, एक कमेंट्री थी आपके बीच में, लेकिन मीडिया जो थी उस जमाने में दोनों को राइवल्स मानती थी। जी क्या क्या था, कैसा था, हाउ वाज योर नहीं, बॉन्ड? देखिए कुछ राइवलरी तो थी, डेफिनेटली कुछ राइवलरी थी, लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा के मीडिया बोलता है उतना नहीं था। लेकिन देखिए अर्थ जैसी फिल्म अब मैं जब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि स्मिता का काम कितना अच्छा है, कि डिफ़िकल्ट रोल है वो, और उसके बावजूद उन्होंने कितनी सच्चाई से किया है, निडर तरीके से किया है। अभी मैंने ये भी देखी निशांत, निशांत में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इसकी बात मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी चली गई। और एक ज़माना ऐसा आया था जब हमेशा सब लोग मुझे बोलते थे हम तो सिर्फ आपकी और स्मिता पाटिल की फिल्में देखते हैं, आपकी और स्मिता पाटिल की फिल्में देखते हैं। तो लोगों की मेमोरी में हम लोग एक हो गए थे। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नाम शबाना पाटिल हो सकता है और उनका जो है स्मिता आज़मी हो सकता है। यू नो इट वाज सच अ क्लोज कनेक्शन, सच अ फाइन एक्ट्रेस। बट ये राइवलरी क्या थी? राइवलरी मुझे लगता है कि शुरुआत सेम डायरेक्टर हाँ। के साथ हमने शुरुआत की थी। हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है, क्योंकि उनके माँ बाप भी सोशल वर्कर्स थे। जी। लेकिन ये राइवलरी होने के बावजूद कुछ कर्टसीज मेंटेन करते थे, जो कि मुझे लगता है सहज समाज में बहुत ज़रूरी है। देखिए स्मिता एक फिल्म में काम कर रही थी, बाजार। उसमें मेरी मम्मी जो हैं उन्होंने एक पार्ट किया था, बहुत मज़े का पार्ट किया था। तो और छोटा सा पार्ट था जो उन्होंने किया। और वो जब ये हैदराबाद में रॉक कासल होटल एक होता था जिसमें हम लोग भी रहते थे, तो उसमें जो ज़ाहिर है जो बड़ा कमरा था वो स्मिता को मिला था। उनको पता चला कि शौकत जी आने वाले हैं, बगैर कुछ बोले चुपचाप उन्होंने अपना कमरा छोड़ा, कहा कि ये शौकत आपा के लिए, और खुद जाके छोटे कमरे में रहीं। तो ये है, यू नो, दिस इज व्हाट आई थिंक इज लाइक रियली वेरी वेरी सभ्य बिहेवियर। तो बैकग्राउंड तो एक ही था ना, इसलिए। रेडियो नशा